जनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नगर गौरव त्रय मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। जब भक्ति की कलगी माथे चढ़ के बोलती है तो पुण्य भी जो अभी तक हाथ नहीं आ रहा था वो माथ पर आकर के बोलने लग जाता। और जब पुण्य जो हमारे वर्तमान प्रस्तुति का भी परिणाम होता है तो अतीत की प्रस्तुति का भी परिणाम होता है। जब वो एक साथ इकट्ठा होकर के हमारे साथ हमारे अतिशयकारी उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग करने लग जाता है तो फिर उन गुरुओं को भी अपने आशीर्वाद पर फक्र होता है जिन्होंने 6 वर्ष पूर्व आप सबके कंधों पर विश्वास किया था। और विश्वास करने के पीछे आपको अपनी कल्पना में आई हुई योग्यता जितनी कारण थी, लेकिन हमारी कल्पना हमारी योग्यताओं को कितना पहचान पाएगी। जो गुरुदेव की कल्पना को शुरुआत में ही बहुत कुछ पहचानना आ जाता है। देने वाला देने के पहले ये नहीं सोचता कि आपकी आशाएं क्या हैं, वो तो सिर्फ ये सोचता है कि आपके अधिकार क्या हैं। तुम्हारी आशाएं कितनी भी हों, हो सकता है उनकी एक सीमा हो, लेकिन अधिकार तो अनंत हैं। और अधिकार जब अनंत हैं तो अधिकार अनंत हैं तो उसको बताने के लिए अधिकार जताए नहीं जाते, कर्तव्य और दायित्व निभाए जाते हैं। फिर से कहें, आप सबके पास अनंत शक्ति का अधिकार है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख का अधिकार है। ऐसे अनंत सत्ता के अधिकारी आप सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकार बताएं अथवा अधिकार बताने के लिए अधिकार जताएं जरूरी नहीं। हम कर्तव्य और दायित्व इस मुस्तैदी के साथ निभाएं ताकि देने वाला कहे तुम तो इसके अधिकारी हो, तुम तो बात अधिकार आज तक बताई नहीं, कर्तव्यों से ही तुम्हारे अधिकार का परिचय हमें मिल गया। और बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे भले ही सही आप लोग अपने अपने कर्तव्य पहचानने लग गए हैं और दायित्वों को निभाने लग गए हैं। यही तो वो क्षण होते हैं
जब वो अंदर की एक नकारात्मकता फिर पलायन करती है, जो कई बार कर्म के उदय में आपके भीतर जाके बैठती होगी कि हो तो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, अब कब होगा, अब कब होगा, अब कब होगा। बस धैर्य रखिए, जब होगा तब आपको अपनी प्रस्तुति पर इतना फक्र होगा कि ये हमारे माध्यम से ही हुआ। हम बार बार कह रहे हैं, आपको आंखों में दिखने वाली शुरुआत तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जो आंखों में आने के पहले शुरुआत हो रही है, वो हो रही नहीं, वो हो चुकी है। कई पुरानी बातें कई बार बीच में आकर के परीक्षाएं लेती हैं और नकारात्मकताएं फैलाने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन सारी नकारात्मकताओं का समाधान चर्चा करना नहीं होता, समाधान ढूंढना होता है। पहली बात तो एक बात आप हमें बता दो, आप लोग सब हमें आमंत्रित करने गए, जतारा भी गए, ललितपुर भी गए, अन्य स्थानों टीकमगढ़ भी गए, सब जगह गए, तो मेहमान कौन था, आप लोग कि हम? हम यदि मेहमान थे तो हमें मेहमान बना के रखो, मेजबान आप बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मेजबान बन जाओ और आप सब मेहमान बन जाओ। हम आपको समझाने और मनाने में समय व्यतीत करें, इससे अच्छा है आप मेजबान बन करके समझ जाएं और महाराज को मेहमान रूप में रहने कर उनके माध्यम से होने वाले जो कुछ भी छोटे मोटे कार्य हैं उसमें सहयोग करें, व्यवधान ना करें। कुछ बातें बीच बीच में आ जाती हैं, हो सकता है आपकी सफ़ेद शर्ट पर दाग लगाने के लिए कारण बनती हो, बात समझ रहे हैं ना आप लोग, लेकिन आपकी सफ़ेद शर्ट सफ़ेद ही रहेगी, बशर्ते कि जहाँ समाधान हो सकता है वहाँ पर आप चर्चा करें, ना कि वहाँ जहाँ और विप्लव हो जाए, व्यवधान हो जाए, वहाँ चर्चा करें। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं बताना चाहते, लेकिन हम अपना सबसे ज़्यादा देने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, समय के रूप में भी, परिश्रम के रूप में भी। इस समय और परिश्रम में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपकी नकारात्मक प्रस्तुतियाँ और नकारात्मक टिप्पणियाँ आवश्यक नहीं है, इससे हमारी मेहनत और बढ़ जाती है। आपको समझना चाहिए, आपके काम के लिए हम सहयोग करने आए हैं, हमारा काम आप नहीं कर रहे हो। आपका काम आप करते तो हम आशीर्वाद मात्र देते, लेकिन आपके काम में हम सहयोग करने आए हैं। इसमें एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी, वो भी मूर्ख लोगों के बीच में यदि आप कर देते हैं तो आप भले ही मूर्ख ना हो, लेकिन मूर्खों के बीच में रहने वाला दुनिया कहती है कि मूर्ख शिरोमणि बन जाता है। आप मूर्ख शिरोमणि बनने का प्रयास ना करें, मूर्खों के बीच में अनावश्यक टिप्पणियाँ ना करें, क्योंकि आपने तो 4 लोगों के बीच में कुछ कह दिया, वो कितने लोगों के बीच में कौन सी बात कहेंगे, कुछ नहीं। इससे अच्छा कोई यदि दिक्कत आपको आई है, आके समाधान करें, उस व्यक्ति से करें, वहाँ नहीं करते तो हम तैयार हैं, आप हमारे पास आके चर्चा करें, 2 मिनट में समाधान हो जाएगा। रही बात किसी के पुरानी राशियाँ, किसी कुछ भी है, क्योंकि ये सब बातें बाहर भी जाती हैं, इसलिए जिसकी जो भी राशि है, रसीद नहीं मिली, मिली है, उन सब का समाधान है। अभी बहुत सारे कट्टे लोग बताते हैं कि बंदे पड़े हुए हैं, उसमें से मान लो एंट्री वहाँ पर नहीं हो पाई है और आपसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपको पुराना बाकी है, तो इसको उलझाएं ना। समाधान की इच्छा है तो समाधान तुरंत है, और यदि उलझाने की इच्छा है तो उलझाने कोई अंत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब हमारी बात को समझेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए इस पूरे बने हुए माहौल को और विस्तृत करने में योगदान देंगे, ना कि एक छोटी सी यदि आपने चिंगारी लगा दी तो पूरा ध्वस्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग चिंगारियों से बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं और स्वयं भी बचे हैं। हम तो कहीं और की बात कर रहे थे। आपको बात गलत लगी है तो ये समझ लेना कहीं और की है, यहाँ की नहीं है, और अच्छी लगी है आगे के अनुभव के लिए तो मान लेना आपकी ही है और आपके बीच की ही है। समझ गए ना बात? बिल्कुल ध्यान रखें, सबका कर्तव्य है, क्योंकि आपकी प्रस्तुति को देख करके बाहर के लोग इतने गदगद हैं, इतने गदगद हैं। अभी सुबह सुबह एक खबर आई, इतनी बड़ी खबर आई है, अभी हम बताना नहीं चाहते। बहुत बड़ी प्रस्तुति आई है, जब वो व्यक्ति सामने आएगा तब हम बताएंगे, अथवा उसकी अनुमति मिल जाए कि हाँ महाराज आप हमारे आने के पहले भी बता सकते हैं,
तो हम बताएंगे आपकी अच्छी सोच की तरंगें बाहर पहुंच रही हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा आने वाली है, आ चुकी है आज सुबह, हम अभी बताने नहीं वाले। इसमें ये मत समझना कि महाराज के कारण सब बड़ी बड़ी घोषणाएं आ रही हैं। आप सबके सकारात्मक सोच और आपके अंदर उठी हुई एक अच्छी ऊर्जा का परिणाम है जो यहाँ से बाहर तक पहुँच रहा है। उनकी बड़ी बड़ी राशियाँ बिना संपर्क किए वहाँ पर आने लग गई हैं। ऐसे में इस बात को बनाए रखें, व्यवधान ना करें। समाधान कहाँ हो सकता है वहाँ चर्चा करें, अनावश्यक चर्चा ना करें, ना अपनी दुकान पे, ना अपने बाजार में, ना कहीं और। समझ गए ना? और जो भी बात हुई है कल, हम तक तो बाद में आ पाई, जो भी बात आई हमसे बात चर्चा करें, उसका तुरंत समाधान मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बात पर विश्वास भी किया जाएगा और जिस पर आप अविश्वास कर रहे हैं उसको भी अविश्वसनीय नहीं, उसको भी विश्वास पात्र ही बनाया जाएगा। बीच में गलत फहमियाँ हैं उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा। समझ गए ना? सब जिम्मेवार हैं। और ऐसे में सामान्य अव्रती परिवार भी जिम्मेवार हैं, व्रतियों के परिवार भी जिम्मेवार हैं और महाव्रतियों के परिवार वाले भी उतने ही जिम्मेवार हैं। सबको एक साथ मिलकर के सहयोग करना है, किसी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं करना है। आज हमारे प्रवचन की भूमिका हमने इससे बना दी। अब हम प्रवचन शुरू करते हैं। समझ गए ना? हाँ, किसी को बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, और नहीं है तो आप किसी को बुरा ना करें और बुरा ना कहें। समझ गए ना? जो भी चर्चा हुई हमसे चर्चा करें, हम समाधान बताएंगे उसका। तो सबसे पहले मुस्कुरा जाइए आप लोग। इसलिए मुस्कुरा जाइए कि आपने इतनी छोटी सी कड़वी बात को भी आसानी से सहन कर लिया, और जो भी कुछ मलिनताएं कल आई थी उन सबको भी हमारा पूरा आशीर्वाद है, वो सब आज निर्मल हो जाएंगे, ऐसी बात को लेकर के। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कम से कम ताली में तो अच्छी मेहनत कर लिया करो। आपकी मेहनत है, मेरी कौन सी मेहनत है? मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ। कम से कम अपनी मेहनत को तो अच्छे से अनुमोदना करना चाहिए। चलो, जीवन में जब समाधान को ढूंढने का मन बन जाता है तो ऐसे भक्ति के अवसर तो सुअवसर बन जाते हैं, जहाँ पर न सिर्फ हम अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि देश, समाज और विश्व की जो परेशानियां हैं उनको भी समाधान ढूंढने हम निकलते हैं, तो हमें पग पग पर उपलब्धियों के रूप में समाधान मिलते हैं। एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आज दुनिया जिस राह पर चल पड़ी है, और ख़ास तौर से उन युवाओं के लिए हम आज कहना चाहते हैं जो आज के प्रमुख श्रोता हमारे सामने बैठे हैं। आज हम दान धर्म की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बीच में आ जाए तो हम मना भी नहीं करेंगे। वो कहाँ से आ जाती पता नहीं। हम शुरुआत तो कोई विषय को लेकर करते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ये गुरुदेव इस भेजे में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं कि तुम ये वाली बात बीच में कह दो। तो जो भी दान की बात आए गुरुदेव का आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लेना, और बाकी जो हम बात कह रहे हैं आप सुनना। एक दिन हमने एक बात कही थी कालिदास के संबंध में, सुनी थी आपने? कि कालिदास एक बार क्या हुए, जब वो बड़े कवि नहीं बने थे, उसके पूर्व की बात, बहुत मूर्ख थे और पता नहीं इतनी जड़ बुद्धि थी। होता है कई बार क्षयोक्षम जब कमजोर पड़ जाए तो एक मेधावी प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति भी जड़ बुद्धि का शिकार हो जाता है, और जब उसके ज्ञान पर जो आवरण पड़ा था वो क्षयोक्षम को प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे करके उसकी मेधा इतनी प्रखर हो जाती है कि महाकवि भी बन जाता है। तो जब उसकी मेधा प्रखर नहीं हुई थी, उस समय की बात है कि जिस पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा। तो लोग कहते कैसा मूर्ख है ये, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। तो कहते अरे मूर्ख शिरोमणि, क्या कर रहा है ये, मर जाएगा, इतनी ऊपर बैठा है। बोले क्यों? बोले जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। अरे डाल नहीं काटूंगा तो ईंधन कैसे बनाऊंगा, और ईंधन नहीं जलेगा घर में तो वो रोटी कैसे बनाऊंगा, और रोटी नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तुम बोल रहे हो उसको ना काटूं तो मर जाऊंगा, मैं कहता हूं काट दूंगा तो बच जाऊंगा। सुन रहे हो? तो बोले अरे जिस शाख पे बैठा है उस पर बैठ करके दूसरी शाख को काटता तो फिर भी ठीक है, तू तो उसी को काटने लग गया।
तो उसको बात समझ में आई कि शायद बात में कुछ दम है। बस उस क्षण था जिस क्षण से उसकी कुछ बुद्धि अलग रूप में परिणमन करने लग गई और धीरे धीरे प्रतिभा का विकास होने लग गया। और बाद में जाकर के वो कालिदास 3 बड़े बड़े महाकाव्यों को रचने के कारण संस्कृत का एक पर्यायवाची बन गया जिसका नाम महाकवि कालिदास था। आज के संस्कृत के जो कितनी पुरोधा हैं वो सारे के सारे संस्कृत के पुरोधा कसौटी यदि बनाते हैं तो कालिदास को बनाते हैं कि किसकी कितनी प्रतिभा है संस्कृत के क्षेत्र में, वो कालिदास की कसौटी पे कस करके बने। लेकिन आप सबको ये जानकर के गौरव और फक्र होगा कि कालिदास की जितनी प्रतिभा थी तो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा तो कालिदास की कसौटी को पार करने वाली थी। और जो लोग कहते हैं कि संस्कृत के विद्वानों में कालिदास की कोई अपने आप में कोई तोड़ नहीं है, अब वो कहने लग गए हैं कि संस्कृत की जितनी भी कृतियां हैं उसमें गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कोई होड़ नहीं है। और चूंकि जब गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, पंडित बूरामल की अवस्था में, उस वक्त अध्ययन करने के लिए जब वो बनारस गए थे, तो जब बनारस गए, अब बनारस की लिखाई पढ़ाई इतनी आसान तो थी नहीं, गमछा बेच करके वहाँ पर अध्ययन के लिए इकट्ठा करते थे और जीविकोपार्जन के लिए इकट्ठा करते थे। लेकिन गमछा बेचने की बात जब आती तो जितना आवश्यक है उतना ही बेचते और फिर वापस आकर के बनारस के घाट से आकर के अपने अध्ययन में लग जाते। एक किसी सेठ ने उनकी प्रतिभा को देख करके कहा, अरे आप कम से कम इतने मेधावी हैं, इतने प्रतिभावान हैं, आपके लिए हम अलग से व्यवस्थाएं करा दे रहे हैं जिसमें आपका जीविकोपार्जन भी हो सके और आपके लिए अर्थोपार्जन जो आप बचा करके अपने घर भेजा करते हैं उतना व्यवस्था कराते ताकि आप पूरा मनोयोग अपनी अध्ययन अध्यापन में लगा सकें। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं स्वाभिमान के बेचने के आधार पर अपनी प्रतिभा का विकास करना नहीं चाहता। भले ही मेरे लिए गंगा के घाट पर गमछे बेचना पड़ता है, मैं बेच लूँगा, लेकिन अपनी खुदगर्जी को नहीं बेचूंगा। सुन रहे हो? यदि हमारे लिए स्कॉलरशिप मिलने लग जाए तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो स्कॉलरशिप आपके भले ही अर्थोपार्जन और जीविकोपार्जन के लिए कुछ सहयोग करने वाली हो, लेकिन प्रतिभापार्जन के लिए वो सहयोग नहीं, आपके लिए कमजोर बनाने वाली होती है। प्रतिभा के आधार पर सहयोग मिल जाना अलग वस्तु है, लेकिन सहयोग के आधार पर प्रतिभा विकसित हो ये अलग वस्तु है। तो एक बार जब वो पढ़ रहे थे, संस्कृत के विभाग में पढ़ रहे थे, तो किसी ने कह दिया, जैनों के पास है ही क्या, जैनों के पास है ही क्या संस्कृत के रूप में, वही 2-4-10 ग्रंथ। अरे संस्कृत के पर्यायों को पढ़ना हो तो कालिदास को पढ़ो, पाणिनि को पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। एक भी महाकाव्य जैनों के पास नहीं है। और आप ये जानकर के हैरान होंगे कि पंडित बूरामल ने इस बात को अपने दिल पर लिया और ठान लिया, अब मैं संस्कृत के पर्यायवाची के रूप में यदि किसी को सिद्ध करूंगा तो जैनाचार्यों को करूंगा अथवा जैन महाकाव्यों को करूंगा। और उसी टीस का परिणाम था गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय, दयोदय जैसे महाकाव्य लिखे, सुदर्शनोदय जैसे महाकाव्य लिखे, चंपू काव्य लिखे, ऐसे ऐसे काव्य लिख दिए कि जो बृहत्त्रयी के रूप में जाने वाली 3 कृतियां थीं, जो सबसे बड़े महाकाव्य माने जाते थे, उन सब पर भी ये चौथी कृति जो जयोदय आई ये भारी पड़ गई। पहली कृति थी जयोदय, फिर उसके बाद तो अंबाल लगा दिया गुरुदेव ने। लेकिन देखो, कृति लिखना अलग वस्तु है, लेकिन कृति का प्रचार भी नहीं किया और कृति का प्रकाशन भी नहीं किया। वो एक ही बात कहते थे, मैं साधक हूँ, प्रचारक नहीं। मैंने अपना उपयोग लगाने के लिए और जिन शासन की
छोटी मोटी मैं सेवा कर पाऊँ, इसके लिए मैंने कृति लिखी है। इसको मैं प्रकाश में ला करके और दूसरों के सामने अपनी प्रभावना कर पाऊँ, इसके लिए नहीं लिखी। कितने उत्कृष्ट विचार होंगे सोचो। नहीं तो तुम एक कविता लिखते हो तो प्रकाशित करने की कोशिश करते हो, वो महाकाव्य लिख दिए। होता कि नहीं होता? एक अच्छा सा गाना गा लो, हम ऑर्केस्ट्रा में आ जाए, ये भाव आ ही जाता है। ये मानवीय वृत्ति, किसी व्यक्ति की हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, और यदि ये महाकाव्य आज आपके सामने आए हैं तो मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के अतिक परिश्रम के सामने। जब राजस्थान में भ्रमण करते उन्होंने देखा कि पंडित भूरामल जी के जो रचित काव्य हैं, जो पांडुलिपियां हैं, वो टोकरियों में पड़ी हुई हैं, टोकरियों में पड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी कृतियां, ना किसी ने उनको पढ़ने की कोशिश की, ना प्रकाशित कराने की कोशिश की। लेकिन जब सुधासागर जी महाराज राजस्थान पहुंचे, उन्होंने वहां देखा, अरे ऐसी अमूल्य निधि जो जिन शासन के गौरव को बढ़ाएंगी, और आज यहाँ है। ठीक है, उस साधक की निरीता थी, ठीक है, उस साधक की निरीता से इस कृति का गौरव और बढ़ जाता है, लेकिन जब तक कि लोगों के सामने ना आए, उस साधक के प्रति न्याय नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने प्रकाशित कराया, और आज ज्ञानेतर विद्वान भी इस बात को मानने के लिए तैयार खड़े हैं कि नहीं, जिनागम में भी संस्कृत की ऐसी सेवा हुई है, ऐसी सेवा हुई है कि कालिदास भी पीछे छूट गए। अब देखो, हम सबके माध्यम से अपनी जिन शासन की सेवा की जा रही है, और ये भी जिन शासन की सेवा है कि हम गुरुदेव की भक्ति को न सिर्फ अच्छी सुंदर द्रव्य के माध्यम से करने लग गए हैं, बल्कि अपने आप को सुंदर भावों के साथ और उत्साह के प्रतीक के रूप में भक्ति की कलगी अपने माथे पर लगाकर करना शुरू कर दिया है। ये छोटी बात मत समझना, ये मत समझना कि तुम लोगों के सामने हो, कैमरों के सामने आ रहे हो, तुम अपने अंदर छुपी हुई विचारों को उद्घाटित करने के लिए माथे पे कुछ पाग लगा रहे हो। ये माथे के पाग मात्र नहीं है, ये तो वो पाग है जिसमें जब आपके अतिशय क्षेत्र का भविष्य पगेगा तो दुनिया के सामने आपका पाग मैसूर पाग से भी ज्यादा मिष्ट बन जाएगा, होगा। कुछ लोगों को विश्वास होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन विश्वास के पायदान तो वो चढ़ चुके हैं, इतना तो हम कहने में है, कोई मुश्किल महसूस नहीं करते, चढ़ चुके हैं। धीरे धीरे चढ़ते, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कोई फास्ट चढ़ता है, कोई धीरे धीरे चढ़ता है, किसी घुटनों में दर्द होता है। अब घुटनों की बात आई तो एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको। कई सारे ड्राई फ्रूट्स का आपने नाम सुना होगा, सुना है? जैसे यहाँ पर बादाम भी है, काजू भी है, अखरोट भी है। विज्ञान बोलता है ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जैसे आकार को लेकर के होते हैं, उस प्रकार के आपके जो शरीर में अंग हैं उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। जैसे काजू का आकार होता है किडनी जैसा, तो किडनी को सपोर्ट करने वाला होता है, किडनी के लिए फायदेमंद होता है। बादाम का जो आकार होता है आपकी आंखों जैसा, तो आंखों के लिए ज्योति बढ़ाने के लिए बादाम कारण बनती है, ऐसा बताते हैं ना आप लोग। जब आप देते हैं हमारा ले लो, आंखों के लिए अच्छा होता है। हमने कहा हमारी आंखें अच्छी काम करती हैं। तुम तो सिर्फ सामने दिखा रहे हो, मैं तुम्हारी दूरदृष्टि को भी देख लेते। तुम्हारे भविष्य को देखा नहीं होता तो क्या 28 तारीख का इतना आलम होता? ये किया तुमने है, ये सब किया तुमने है, लेकिन तुम करने लायक थे। ये एहसास तुमने पहले किया था क्या? तुम सबने कर लिया, लेकिन एहसास कराने की मात्र आवश्यकता थी जो 3 जामवंतों ने आपके सामने कर दिया। तो अखरोट की जब बात आती है, अखरोट का आकार कैसा होता है? ब्रेन जैसा होता ना। तो लोग कहते हैं महाराज अखरोट से ब्रेन, मस्तिष्क बहुत सुदृढ़ होता है। और एक दूसरे लोग ये भी कहते हैं महाराज घुटनों के लिए अखरोट फायदेमंद होता है। तब एक चिंतन हमारे दिमाग में आया, कहीं इसी कारण तो ऐसा नहीं कहा जाता कि एक दिमाग यहाँ होता है, एक दिमाग यहाँ भी होता है। बोलते ना तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया। अब अखरोट दोनों जगह फायदेमंद करता है, इसके लिए भी करता है, उसका तो आकार ठीक है। अब इसमें भी यदि फायदा करने लग गया है तो कहीं इसी कारण तो दिमाग घुटने में आ गया हो, ऐसी कहावत ना बन गई हो। चलो कम से कम कहीं भी दिमाग हो, अखरोट दोनों दिमाग को काम करने वाला होता है। तो अब हम बात करने जा रहे थे कि आपकी उत्साह है किन किन रूपों में सामने आते हैं। हम कालिदास की बात से शुरू किए थे, लेकिन हम विषयांतर नहीं गए हैं, बीच में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए कुछ पास कि जैसे ही तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा,
जैसे हमारे सामने श्रोता बैठे होंगे, हमारे प्रवचन का विषय वैसा बनता चला जाएगा। आज से हमारे युवा श्रोता सामने बैठे हैं, युवाओं ने सिर्फ आधा स्थान कवर किया है। ऐसे ऐसा हो जाए कि आपके लिए ये तय करना आसान हो जाए कि अब स्थान जो वहाँ तैयार हो रहा है जल्दी बनाओ, क्योंकि अब युवाओं के अलावा दूसरों को बैठने की यहाँ जगह ही कम बची है। जिस पूजा को करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, बताओ कौन सी पूजा है वो? बहुत सारी पूजाएं आप रोज करते होंगे, लेकिन जिस पूजा को करने में भाव अपना आप विशुद्धि भरने लग जाते हैं, वो पूजा आपके पुण्य को बढ़ाने की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। ऐसे में आपकी द्रव्य तो सुंदर हो गई, आपके भाव भी सुंदर हो गए, अब आपकी ड्रेस भी उतनी सुंदर हो जाए और लगे कि पूरे चातुर्मास गुरुदेव के विधान यहाँ पर हुए हैं। तुम आचार्य 36 विधान की बात करते हो, रक्षाबंधन विधान की बात करते हो, मकर सप्तमी विधान की, अब यहाँ सब आएंगे, लेकिन वो विधान तो एक संविधान बनेंगे, लेकिन विधान तो यहाँ पर रोज होते चले जाएंगे। तो उस कालिदास की हम बात कर रहे थे, अभी कालिदास गया नहीं है, सामने ही है। तो वो आया, जब जैसे हुआ ऐसा, तो बस उसको तभी से उसकी प्रज्ञा प्रखर होने लग गई और वो संस्कृत का पर्याय बन गया। ऐसे ही कुछ कालिदास आज हमारे युवाओं के बीच में तैयार हो रहे हैं कि जिस साख पर बैठे हैं उसी साख को काट रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में अध्ययन करने वाले अधिकांश युवा वही मूर्ख कालिदास की इतिहास को दोहराने में लगे हुए हैं। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको आप AI बोलते ना, IT क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आज इन लोग के लिए स्कोप मिल रहा है, लेकिन ये स्कोप कम समय का है, बहुत कम समय का है, क्योंकि आप जिस साग पर बैठे हैं उसी को काटने में लगे हैं, तो स्कोप भी खत्म होंगे और एक दिन आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। आज मैं उस तथ्य को उजागर करने वाला हूँ। जेईई की तैयारी करते करते 2-2 साल कोटा में कमाते हैं। 2 साल तो कम है, अब तो 8th के बाद पहुंचने लग जाते। 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं IIT में सिलेक्शन पाने के लिए, ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं और उनकी हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हायर एम्बिशंस होती हैं। और हायर एम्बिशंस रखने वाले बच्चे जब छोटी मोटी अपनी प्रतिभा के कमती के शिकार हो जाते हैं तो हायर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया, जो कोटा था एजुकेशनल हब, अब क्यों बनता जा रहा है सुसाइडल हब। सुसाइडल हब, आत्महत्याएं जितने ज़्यादा कोटा में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, उतने ज़्यादा तो पूरे भारत में रहने वाले बच्चे नहीं करते। क्यों? उनकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल IIT में प्रवेश पाने के लिए जो ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और जब रिजल्ट उनके माफिक नहीं आ पाता तो बस एक ही रिजल्ट को अपना लेते हैं, आत्महत्या। और बाई चांस रिजल्ट उनके माफिक आ भी गया, उनको IIT मिल भी गई, उसके बाद ब्रांच पाना चाहते हैं IT और CS का, और इसके बाद तैयार होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, R&D जिसको बोला जाता है। अब ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, थोड़ा सा आप लोग को ही बता दें, कहीं ऐसा ना हो आप लोग बोर हो जाएं, क्योंकि हमने कहा कि आज हमारे सामने युवा बैठे हैं तो उनके मतलब की बात होगी, लेकिन सबके मतलब की बात होगी, ये भूल मत जाना। और वो बात तो अपने आप आ ही जाएगी जो रोज होती थी, कहाँ से आ जाएगी हमें पता नहीं। अच्छा, किसी से कहा जाए तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, सहन कर पाएगा? आपसे हम कह दें तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, भले मेरे सामने कुछ ना कहो, लेकिन किसी दूसरा कह दे आपको तो 2 तमाचे रसीद कर दोगे, नकली बुद्धि बोलता है। और यदि उससे कह दिया जाए क्या तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्या बात है, थैंक यू, अरे क्या अंतर पड़ गया। नकली बुद्धि कही तो तुम चिढ़ गए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कही तो तुम थैंक यू बोलने लग गए। अरे दोनों, एक इंग्लिश में कहा और एक हिंदी में कहा। अब ये नकली बुद्धि, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, तो क्या बोलते हैं, नकली जेवर बोलते ना, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या, नकली बुद्धि है। इंटेलिजेंसी का मतलब बुद्धि है और आर्टिफिशियल का मतलब नकली बनावटी है। तो जैसे ही उसको AI में कितने माहिर हो, मतलब तुम नकली बुद्धि में कितने माहिर, ऐसा कह दिया जाए तो आपके चरणों में गिर पड़ेगा, और यदि नकली बुद्धि कह दो तो तुम्हारे माथे पड़ जाएगा, गले पड़ जाएगा।
अब देखो, इसके माध्यम से जो मानव सभ्यता तार तार हो रही है, उसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं। एक दिन हमने जिक्र किया था, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, अभी जो वर्तमान में हैं, निवर्तमान हैं, वर्तमान में तो हैं, क्योंकि ट्रंप फिर से अपने जो राजमाइश कर रहे हैं चलता है वहाँ पर। तो उन्होंने कुछ महीने पूर्व एक मीटिंग बुलाई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी, और ये जांचने की कोशिश की कि नकली बुद्धि का इतना जो विस्तार किया जा रहा है, ये मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। सन 2045 तक इसी हद तक यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ती चली गई तो मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। अब 2045 में कितना वक्त बचा बताओ? 21 साल मात्र बचे हैं, और 21 साल कब निकल जाते पता नहीं लगता। ये हॉल 21 साल पहले भी था, आज भी है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए सब पता है। अब देखो, जब ये चौंकाने वाला परिणाम सामने आया तो फिर ये चिंता व्यक्त की गई कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब कहाँ जाके दम तोड़ेगी, खुद दम तोड़ेगी या मानव सभ्यता का दम तोड़ेगी। तो खुद तो दम तोड़ने वाली है ही नहीं है। इस हद तक ये स्थायी बढ़त हासिल कर चुकी है कि मानव सभ्यता से, मनुष्यों से मशीन बहुत आगे निकल गई है। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, सुना है ना? एक वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ, और आज लोगों की प्रतिभा को अथवा आईक्यू लेवल को आंका जाता है तो सबसे बड़ा आईक्यू आइंस्टीन के पास था, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से निकाला वो तो वो जाने। लेकिन आइंस्टीन की प्रतिभा से भी काफ़ी गुना आगे आज मशीन की प्रतिभा बढ़ चुकी है। मशीन कौन सी? रोबोट, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आप कितना सोच पाओगे? आपकी मेमोरी कार्ड कितना होगा? उसके पास तो इनफाइनाइट है, अनंत है। और अभी तो एआई का ज़माना चल रहा है। सन 2029 यानी 5 साल बाद AGI लॉन्च होने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। ये एआई से भी बहुत गुना ज़्यादा आगे विकसित उसका प्रारूप है। और तीसरा फिर आने वाला है इसके बाद ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी। फिर तो तुम मशीनों से पार पा ही नहीं पाओगे। आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ, मशीन आपको सुलाने वाली है, लेकिन आप मत सोइए, आप जागरूक रहिए। अब जिन बच्चों को आप पूना, मुंबई, बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजते हैं और जॉब करने के लिए भेजते हैं, कुछ दिनों में वो वापस आने की तैयारी में हैं, क्योंकि कंपनीज ने अब AI के थ्रू अपना काम निकालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं। जिस लुभावने पैकेज को देकर के सारी IT कंपनियां आपके बच्चों को हायर करती हैं, और जैसे ही उनके माध्यम से AI को विकसित करने के बाद उनका पेटेंट करा लेती हैं, उसी वर्ष वो उनको फायर कर देती हैं, यानी कि उनको बाहर कर देती हैं। अभी विप्रो कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को बाहर कर दिया, जिन कर्मचारियों ने विप्रो कंपनी की सेवा करके उनके लिए कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए और कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कंपनी ने ये नहीं देखा कि हमारे प्रति इनका इतना एहसान है तो इनको हम बचा के रखें, नहीं, उनका पैकेज इतना कम कर दिया, 3-3.5 लाख का पैकेज कर दिया। आपको करना हो तो इतना मिलेगा, नहीं है तो आप देख लो। क्योंकि हम आपको भगा तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भगा रहे हैं। जिनको 20-20, 25-25, 50-50 लाख का पैकेज देकर के पहले नियुक्त किया था, और उनकी प्रतिभा से उन्होंने कुछ जो सॉफ्टवेयर तैयार कराए, रोबोट्स तैयार कराए और उनका उपयोग कर लिया, उसके बाद लगा कि इनके पास इससे ज़्यादा प्रतिभा नहीं है, तो बस एकदम से कह दिया कंपनी ज़्यादा इतना भार वहन नहीं कर सकती, आपको रहना है तो आपको 3.5-4 लाख का पैकेज मिलेगा वर्ष में, इसके बाद आप देख सकते हैं। आप बताओ, जाने अनजाने में कंपनी ने हजारों एम्प्लॉय को बाहर कर दिया, और उन्हीं कंपनीज के लिए आपके बच्चे 4-4, 5-5 साल कोटा में रह के मेहनत करते हैं। और यही मेहनत यदि वो घर पे करते, यही मेहनत अपने परिवार के बीच में करते, तो ना परिवार से दूर होते, ना अपनी प्रतिभा से दूर होते, और ना अपने जीवन से दूर हो पाते। नहीं कर रहे, वहाँ करते हैं। अब देखो,
और क्यों करवाते हैं उसके पीछे एक कारण और भी है। क्यों आप अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं? क्योंकि छोटे स्थानों पर बच्चों की शादियाँ नहीं होती। पहला मूल कारण तो यही है कि नहीं? भले ही कितने संपन्न क्यों ना हो आप लोग, लेकिन बेटी वाले बेटी को देते हैं बड़े स्थान पर अथवा कोई बड़े घर में, और बड़े घर और बड़े स्थान से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है किस बड़ी कंपनी में ये ताल्लुक रखता है। भले ही किसी बड़ी कंपनी में वो 25,000 रुपये महीने भी कमाता हो तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने घर में बैठ के यदि वो साल भर में 25 लाख भी कमाता हो तो शायद तैयार नहीं होंगे। ये मूल कारण है आपका। लेकिन इस समस्या का समाधान बहुत आसान है यदि आप सोचो तो। जो छोटे से गांव ने निकाल लिया है, सुनना चाह रहे हो? हम बच्चों से भी कहना चाह रहे हैं और माता पिताओं से भी कहना चाह रहे हैं। और ये जो AI की हमने बात कही है, आज शुरुआत की है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। यदि आप लोग रोज आते रहेंगे, वो बोल देना आज से महाराज जी के प्रवचन का टॉपिक बदल गया है, शैक्षणिक भी हो गया है, सामाजिक भी हो गया, पारिवारिक भी हो गया है, और फिर धार्मिक तो है ही, दान तो बीच में आ ही जाएगा। इसलिए जो दान का सुन करके अभी तक घबराए थे, हम एक अच्छी बात कह दें, यहाँ पर वो सारे लोग सुनने आए हैं, वो वही आए जो दान कर चुके हैं, सीना तान के सुनने आए। महाराज अब आप सुनाओ, हम क्या सुनाएं? महाराज मंदिर बन चुका क्या? देखो, कभी भी मंदिर बनता संकल्प में है, वहां तो मंदिर शिल्पी बना देते हैं, लेकिन संकल्प का मंदिर शिल्पी नहीं बना पाते। गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके भक्त बनाते हैं जो संकल्प में बन जाते हैं। बताओ, कभी भी कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसका आकार उसके उपयोग में पहले आ जाता है, हाथ तो बाद में साथ देते हैं कि उसको बनाते वक्त ऐसा हमें सपोर्ट करना है। यदि शिल्पी के उपयोग में घड़े का आकार ना आए तो चैलेंज है वो कुम्हार का हाथ घड़े को बना पाए। बना सकता है क्या? अब आपके यदि संकल्प में आ चुका कि मंदिर अब बनेगा, यही संकल्प गुरुदेव के सामने लिए हुए संकल्प को पूरा करेगा। अभी तक आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा था, तुम तो फील्ड पर देखोगे ना। बस तुमसे एक बात हम कहना चाह रहे हैं, अभी हमने गली के मंदिर में भी कही, जिन जिन लोगों ने संकल्प पत्र भर चुके हैं अथवा अपने दान की राशि घोषित कर दी है, पुण्यानुभूति पहले से की है और आज भी की, जब भी की है, एक छोटा सा काम 1 मिनट का, दिन में एक बार उस स्थान पर जाकर के एक कायोत्सर्ग करके आना है। एक कायोत्सर्ग, इस भावना का कायोत्सर्ग कि हमारे धन की सामर्थ्य बढ़ जाए। आप सबने दान तो कोशिश कर ही दिया है, कुछ लोगों ने जमा भी कर दिया है, लेकिन दान यदि सामर्थ्यवान होगा तो मंदिर में लगेगा, और सामर्थ्यहीन होगा तो परिवार और व्यापार, अस्पताल और अदालत में लगेगा। बस भगवान चंद्रप्रभु भगवान, शीतलनाथ भगवान और हम सबके सर्वश्रेष्ठ भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, भगवान सिर्फ इतना सा कर देना, हमारे धन को सामर्थ्यवान बना देना, ताकि इस फील्ड में जो हम खड़े हैं, जब वहाँ खड़े हो गए, मेरा धन है इसमें पूरा लग जाए। इतना सा मात्र भाव करना। ये जो भाव 1 मिनट का भाव प्रतिदिन का है, क्या करेगा? पहली बात तो आपका धन अतिशय क्षेत्र के निर्माण में लगेगा, जो हजारों वर्षों तक उसमें आपके परिवार के लिए 6वां हिस्सा पुण्य के रूप में देने के लिए कारण बनेगा, जितने लोग वहाँ पर पुण्य कमाएंगे। दूसरा, धन यदि सामर्थ्यवान बन गया तो वो सामर्थ्यवान धन आपके लिए कमजोरी का धन जो होता है अस्पतालों में, अदालत में लगने वाला, उससे आपको बचा लेगा। तो आपके लॉसेस बचने लग जाएंगे, जो अनावश्यक अपव्यय के रूप में अपने घरों में करते हो, करना पड़ते हैं। बीमार हो गया तो अस्पताल जाना पड़ता है, झगड़ा हो गया तो अदालत जाना पड़ता है, पुलिस को देना पड़ता है, वकील को देना पड़ता है। ये 1 मिनट का कायोत्सर्ग इतना ऊर्जावान बनेगा जो आपके अनावश्यक लॉसेस को भी बचाएगा, तुम्हारे धन की सामर्थ्य को वहाँ पर भी लगाएगा। और इसके साथ साथ हम सबके इस मध्य प्रदेश में ये जो प्रांत माना जाता है, मध्य प्रदेश के कई सारे भाग हैं, बुंदेलखंड भी है, मालवा भी है और भी अन्य हैं, लेकिन मालवा और बुंदेलखंड का जो मिश्रित रूप है, ये जो गुना जिला माना जाता है, अखंड पुराना वाला, अभी तो अशोकनगर जिला का बन गया है, इसका एकमात्र आशीर्वाद का गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त क्षेत्र जो मुंगावली में बनने जा रहा है, वो दुनिया की दृष्टि में एक पहचान बनाने वाला बन जाएगा। और दूसरा,
धन का दान करना फिर भी आसान है, लेकिन समय का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपका 1 मिनट का समय का दान तो प्रतिदिन हो सकता है। जो उस वहाँ पर रहते वो तो रोज़ कर ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो यहाँ हैं और ख़ासतौर से जिनके पैरों में भी दम है और बाजुओं में भी दम है और मुख में भी अभी कंठ उनका साथ देता है, वो 1 मिनट का कायस्वर्ग वहाँ पर करके आए इस भावना से। फिर देखना, इसके बाद एक बात मैं और बताऊंगा जो अभी नहीं, अरे तुमने ये काम शुरू कर दिया, ये गुरुदेव के संकल्प की पगड़ी है, गुरुदेव के आशीर्वाद की पगड़ी है, ये पगड़ी है, ये पगड़ी छोटी मोटी नहीं है, इसके माध्यम और आप लोग भी अपनी तरफ से, हाँ, अब जो गोल वाली हैं वो इस तरफ रहेंगे और जो कलगी वाली हैं वो इस तरफ रहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, AGI और ASI ये आने वाले हैं। इसकी थोड़ी भयावह स्थिति हम आपको बता दें एक दृष्टांत के माध्यम से। एक किसी व्यक्ति ने कल्पना में लाकर के एक कोई क्लिप बनाई होगी, जो क्लिप उसने देखी उसके बाद शब्दों में हमें बताई कि महाराज क्या भयावह स्थिति बनने वाली है। छोटा सा दृष्टांत वो ये कि दो व्यक्ति कपल के रूप में पूना में जॉब करते थे। पति जॉब करता था, पत्नी दिन भर अकेले घर में रहती थी। तो पत्नी की सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए पति ने एक रोबोट लगा दिया, हूबहू अपनी शक्ल जैसा है, क्योंकि रोबोट आज सब शक्ल के बनने लग गए हैं। लड़की के रूप में भी बनने लग गए, लड़कों के रूप में भी बनने लग गए, सब प्रकार के बनने लग गए। सेवा में लगा दिया और जैसी उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दी वैसी सेवा करने लग गया वो। कुछ हफ्ते क्या होते हैं, जब वीकेंड्स में उस पति को समय मिलता है, जब अपनी पति के लिए कुछ सहयोग करने की बात आए, वीकेंड समझते ना, शनिवार और रविवार, और वीक डेज में जॉब करता है, दिन भर सुबह 7 बजे से निकलता है और रात को 11 बजे लौटता है, क्योंकि 2-2 घंटे तो आने जाने में लगते हैं। पूना मुंबई जैसी सिटियों में 2 घंटे तो आम बात है, 2-3 घंटे भी लग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी कुवत नहीं है कि 3 घंटे के ट्रैवलिंग का खर्चा बचाने के लिए हम अपने ऑफिस के पास कोई फ्लैट ले पाएँ, क्योंकि फ्लैट कर देते हैं आदमी को इतना। और तुम यहाँ फ्लैट भी नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी इस योगदान को देख करके तुम्हारी दुनिया तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो गई और मुरीद हो गई। तो रख दिया उसने, और जैसे ही रखा धीरे धीरे करके उस रोबोट की सेवाओं से पत्नी प्रसन्न होने लगी। उसको नहीं मालूम था ये रोबोट है, उसको ये समझता कि ये पति है, क्योंकि उसके शकल वाला था। जब वीकेंड्स में ओरिजिनल पति सामने आया तो जो बातचीत हो रही थी आपस में, पत्नी बोलती है अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। सुन रहे हो? मशीन ने उस पत्नी के लिए इतनी सेवा करके प्रसन्न कर दिया कि जब ओरिजिनल पति सामने आया तो वो पत्नी बोलती है अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। पति तुरंत समझ गया कुछ ना कुछ दाल में काला है, कहीं ये रोबोट मेरा स्थान तो नहीं ले लिया। अब देखो, पति के दिमाग में ये बात चलने लग गई, अब मुझे इस रोबोट को घर से बाहर करना है, नहीं है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? सब शब्द हम सीमित बोल रहे हैं, आप सब समझ रहे होगे। इस बात को वो रोबोट भांपने लगा कि ये घर का मालिक है, मुझे बाहर करने की गुंताड़े में लगा हुआ है। गुंताड़ा समझते ना, आप ही का शब्द है, गुंताड़े में लगा हुआ है। रोबोट भी कम नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से रोबोट की बुद्धि काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब किन किन चीज़ों में मनुष्य की बुद्धि मात्र काम कर पाएगी जहां मशीन की बुद्धि नहीं पहुंच पाएगी, वो भी हम बताएंगे। हो सकता है आज बताएं, हो सकता है अगले दिन बताएं। ये टॉपिक चल पड़ा है, अब बहुत प्रासंगिक टॉपिक है। आपके बच्चे जिस चीज़ को पाने के लिए आपको छोड़ के शहरों में पहुंच चुके हैं, वो अब क्या वापस लेकर के आएंगे, हम आपको बताने वाले हैं। आज विषय प्रारंभ हुआ है, और इसके साथ साथ चूँकि कल से अगस्त प्रारंभ होने वाला है, और अगस्त के महीने में 15 अगस्त भी आता है जो स्वाधीनता दिवस है। हो सकता है हम देश की आज़ादी के पहले के और देश की आज़ादी के बाद के भारत के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि गुरुदेव अक्सर कहा करते थे धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच में किसी एक को अपनाने की बात आए तात्कालिक रूप से, तो राष्ट्र धर्म की बात पहले करना, क्योंकि राष्ट्र धर्म सुरक्षित रहेगा तब जाके तुम धर्म के पालन कर पाओगे। तो कैसे इस राष्ट्र को पुनः जीवंत किया है और कैसे उद्देश्यों को लेकर किया है, ये भी चर्चा अपन कल अगस्त से प्रारंभ करेंगे। साथ में AI की बात भी अपन करते रहेंगे, और आप सबके लिए भी
बोर ना हो जाएं ऐसा ध्यान रखेंगे। बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, सब समझ रहे हैं ना हमारी बात को? बहुत अच्छा, आप तो सब समझदार हैं ही। हाँ सुनो, तो अब वो रोबोट है, समझने लग गया कि ये मुझे बाहर करने के गुनताड़े में है। वो तो और आधा एडवांस बुद्धि वाला है, और जैसे ही समझने लग गया तो वो अब इस व्यक्ति को इसके घर से निकालने की गुनताड़े में लग गया। कौन? रोबोट। धीरे धीरे जब देखता है कि रोबोट या जो मशीन है, वो मशीन इसकी बुद्धि से वैसे ही आगे थी, और अपने बुद्धि के बलबूते पर इस व्यक्ति को जो घर का मालिक था घर से बाहर निकाल दिया। बाद में जाकर के उस व्यक्ति को पता लगा कि जो उसकी पत्नी का रोल प्ले कर रही थी वो भी एक रोबोट थी। सुन रहे हो? ये समझा कि मैं अपने क्लोन के रूप में आत्मा, अपने डबल रोल के रूप में किसी रोबोट को रख दूं। इसके पहले पत्नी ने भी अपने डबल रोल के रूप में एक रोबोट को रख रखा था। मतलब घर के ओरिजिनल मालिक घर से बाहर हैं और उस पर कब्जा दोनों रोबोट का हो गया है। ऐसी विद्याओं को पढ़ने के लिए तुम्हारे बच्चे घर से बाहर हैं। ये तो उन्हें कल्पना में लाई चीज है जो अभी घटित कुछ स्थानों पर हुई है, और यूं ही यदि AI का बोलबाला बढ़ता गया तो ये घटनाएं आप सबके घर में घटित हो चुकी होंगी। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग तो बड़ी उम्मीद से कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ लिख करके वो बड़ा अफसर बन करके आएंगे और बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। अरे जब जवानी में सेवा नहीं कर पाए, बुढ़ापे में क्या सेवा करेंगे? ऐसे में तो चाहिए आपको था ये कि जिस वक्त बच्चों को सेवा करवाने की बात थी उस समय तो आपने उनकी सेवा की, और जब सेवा देने की बात आई तो वो कंपनी की सेवा करने लग गए। और यदि बड़े होकर इस कंपनी की सेवा करनी थी तो आपको बचपन में ही उनको जन्म देके कंपनी के बाहर छोड़ के आना चाहिए था कि पालो भी तुम और सेवा भी तुम कराओ। अरे पालें तो हम, युवा होने तक सेवा तो करें हम, और जब वापस सेवा लौटाने की बात आए तो सेवा करे कंपनी की। सेवा कंपनी की करता है तो आपको फक्र होता है, और सेवा गुरुओं की करता है तो आपको फिक्र होती है। कैसी विडंबना है! कौन सी शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दे डाली है? अरे थोड़ा सा कोई बच्चा साधुओं से जुड़ने लग जाए, बैरागी बनने लग जाए, तुरंत तुम वहां से हटाने की कोशिश करने लग जाओगे। करते कि नहीं करते? और तुमसे दूर होकर के वर्षों तक तुम्हें देखे ना, अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, सिंगापुर में रहे, पूना, मुंबई, बेंगलोर में रहे, और मनी ऑर्डर के रूप में थोड़ा बहुत मेहनताना भेज दे, तुम खुश होते हो, दूसरों को बताते हो हमारा बच्चा तो वहां पर है। अरे खुश तो वो माँ बाप होते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चा हमारे पास है। ये फक्र करने वाले हैं। वो तो फिक्र करें जो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे पूना, मुंबई, बेंगलोर में हैं। दूसरों के सामने सिर्फ मात्र फोटो दिखाते हैं, और जो असली माँ बाप हैं और संस्कार मार माँ बाप हैं वो फोटो नहीं अपने बच्चे को दिखाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ रहता है। बताओ कौन सा माँ बाप पुण्यवान हैं? वो जिनके बच्चे उनसे दूर हैं, या वो जो उनके बच्चे उनके साथ में हैं? धीरे से बोल रहे हो, या तो वो माँ बाप धीरे से बोल रहे हैं जिनके बच्चे दूर हैं, या फिर वो माँ बाप धीरे से बोल रहे हैं जो अपने बच्चों को पूना, मुंबई, बेंगलोर भेजना चाहते हैं। महाराज हम इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि बच्चों की यहाँ पर शादियाँ नहीं होती। इस कारण यदि भेजते हो तो इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान निकाला है आप ही के पड़ोस के एक गांव ने, जिसका नाम पिपरई गांव है। क्योंकि बुद्धि का ठेका सिर्फ तुमने नहीं लिया था, दुनिया ने नहीं लिया था, बुद्धि का असली ठेका तो पिपरई गांव वालों ने लिया और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया। तुम्हारा तो फिर भी थोड़ा बड़ा गांव है, बड़ा शहर है, वो तो छोटा सा शहर था, छोटा सा कस्बा था, भले ही अब तहसील बन गया है, लेकिन नया नया बना है। लेकिन तहसील तो तब बनाना पड़ा जब वहाँ के लोगों ने अपनी बुद्धिमानता पर सील लगवा ली। तब लोगों को भी कहना पड़ा ये तहसील ही वाकई में सीलवान है और सील लगाने लायक है।
जब वहां देखा कि बच्चे 30-30, 35-35 साल के होते जा रहे हैं और कोई अपनी बेटियां देता नहीं, और बेटी मांगने के लिए आते हैं तो 20-20, 22 साल की बेटियां हमारे गांव से ले जाते हैं। तो बस उन्होंने स्थायी समाधान निकाल लिया, यदि कोई बेटी यहाँ देगा नहीं तो हम भी बेटी देंगे नहीं। और पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने कम से कम 20 से 25 विवाह अरेंज मैरिज के द्वारा अपने ही गांव में कर लिए, और ये बहुत आवश्यक था। आगम भी यही कहता है कि बेटी को कहाँ बिहारना चाहिए, जो आपका परिचित हो वहां बिहारना चाहिए। दक्षिण में तो यहां तक है, और बल्कि आगम में भी है कि आपस के रिश्तेदारों में बिहारना चाहिए। हाँ, आपस के रिश्तेदारों में, माता पिता चाचा चाची छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं वहां बिहारना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं जो आपके परिचित हैं। तुम 2-3 महीने में परिचित हो गए और जीवन भर के लिए अपनी बेटी को तुमने वहां बिहा दिया। अरे जो वर्षों से परिचित हैं वहां बिहाएंगे, वहां जाकर के हमारी बेटी सुकून पाएगी। और तुमने आया 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, शादी.com पे चैट करते हैं, 2 घंटे नहीं होते वो तय कर देते हैं, और 2 महीने होते हैं वापस लौट के आ जाते हैं। ये अल्प समय के परिचय का दुष्परिणाम है कि रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं। और जब बचपन से परिचित होते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और बड़े कुटुंब में भेजने की जब बात सोचते हैं तो कुटुंब का भय रहता है कि मैं छोटी सी भी यदि गलती करूंगा तो कोई मेरे लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन छोटे परिवार की जिद में पूना, मुंबई, बेंगलोर भेज दो, उसके बाद क्या होता है सब पता है। क्योंकि छोटा परिवार तो तब होगा जब अपने कुटुंब से बिखरेगा, और छोटा तब होगा जब अपने परिवार से बिखरेगा, और छोटा तब होगा जब अपने माता पिता से बिखरेगा, और छोटा तब हो जाएगा जब आपस में बिखर जाएंगे। छोटे परिवार वाले बड़े दिल वाले नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार। दुखी परिवार। एक छोटा सा मान की आपको बता दें, ऐसी एक छोटे परिवार की जिद में एक माता पिता ने अपनी बेटी को कहा था, बेटा तुम मेरे हिसाब से शादी करना, मैं छोटा परिवार देख दूंगी। ठीक है, उसको जॉब वाला नहीं मिला, लेकिन छोटा ऐसा मिल गया कि सिर्फ माँ थी और बेटा था, 2 ही हैं। तो तय हो गया, माँ ने भी तय कर दिया, दोनों समधियों ने आपस में तय कर लिया सब कुछ, दोनों जो कपल हैं आपस में बातचीत होकर सब हो गया। और उसके पति ने उस जो अपनी नई वधू है उससे कह दिया कि देखो सिर्फ माँ मात्र मेरे लिए पूंजी है, इसकी आप अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो भी बिजनेस में थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। हाँ ठीक है। कुछ ही दिन हुए थे, माँ के भी संस्कार हैं। अब बेटी ने तो इस जिद से शादी की थी, छोटा परिवार मिल गया है, संस्कार कहाँ मिलने वाले। जब वो घर में संस्कार पाने की उम्र थी तो कहाँ रही, पुणे में, बेंगलोर में, इंदौर में, कहीं पर भी। उसके बाद सीधी सीधी शादी की उम्र आ गई, छोटा परिवार है कि शादी कर दी। अब घर गृहस्थी के कहाँ संभव है बताओ। जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता उसको आप क्या बोलते हैं, अभागा बोलोगे कि भाग्यवान बोलोगे? हैं? सही बोल रहे हो। अब सुनो, जो फ्लैट पहले बनते थे ना 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, अब बनने लग गए हैं 2 BH, 3 BH, 4 BH। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? BHK का मतलब होता था B मतलब बेडरूम, H मतलब हॉल, और K का मतलब किचन। अब किचन गायब है, किचन की अब कोई आवश्यकता नहीं के लिए फ्लैट में। क्यों? जोमेटो और स्विगी आ गए हैं, होम डिलीवरी होने लग गई है। अब किचन लेस फ्लैट बनने लग गए शहरों में। अब जब किचन लेस फ्लैट बनने लग गए तो आप समझ लो कि आपकी बेटियों को तो बनाना आएगा ही नहीं, ना बनाना आएगा ना खाना आएगा, बस बिगाड़ना पूरा आएगा। तो बस हुआ ऐसा, अब संस्कार थे नहीं। रसोई घर में माथा मार के घुसी, माँ पहले से थी। अब क्या हुआ, दूध पीना था तो दूध थी तो दूध पे मलाई जमी हुई थी। सत्य घटना बता रहे हैं, यहाँ की भले ही नहीं है लेकिन जैन समाज की घटना है। और मलाई जमी हुई थी। अब जैसे ही उसने तपेली में से गिलास में दूध निकाला, मलाई आने लगी तो ऐसे करी उसने। तो माँ बोलती, बोले बेटा इससे अपने जो थूक के कण उसमें चले जाते हैं, यदि निकालनी चम्मच से अलग कर लो अथवा हाथ से उंगली से ऐसा कर लो ताकि अच्छे से दूध आ जाए।
बस इतनी सी बात थी कि मलाई को फूंक से नहीं हाथ से अलग करना चाहिए। बस संग्राम हो गया और इसी चीज़ को आधार बना करके पति को छोड़ के चली गई कि हम आपके घर में नहीं रह सकते, जबकि दोनों बरसों से आपस में संपर्क में थे। छोटा परिवार जानकर के बेटी को विदा किया था बेटी के माता पिता ने। इतनी सी बात सुन रहे हो कि मलाई को फूंक के द्वारा नहीं हाथ से अलग कर लो या चम्मच से अलग कर लो। सुन रहे हो मलाईदार परिवार कैसे होते हैं समझ लो। इतनी सी बात से ब्रेकअप हो गया और तलाक हो गया। इसीलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे यदि पूना मुंबई बेंगलोर नहीं गए तो कोई बेटी नहीं देगा, अरे बेटी देने के बाद कब तक टिकेगी इसकी बात तो सोच लो तुम। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ अपवाद अलग होते हैं जिनको किसी अलग प्रताड़ना के माध्यम से अलग होना पड़ा, वो अलग विषय है। लेकिन आप लोग जो नई तैयारी में लगे हैं और तैयार हो रहे हैं, उनको पूना मुंबई बेंगलोर का नहीं पिपरई का उदाहरण आदर्श मानना चाहिए और अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए। क्यों दें? जब कोई यहाँ बेटी देता नहीं है तो हम बेटी देंगे भी नहीं, ठान लो ऐसा। जब इतना अच्छा उदाहरण, नायाब उदाहरण तैयार है, ये इस भागती दौड़ती अंधाधुंध जिंदगी में घुटती हुई जिंदगी के लिए आदर्श उदाहरण है। देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं। अब बताओ एक भी व्यक्ति वहां पर कोई इस प्रकार से शिकार हो जाए तो बता देना। क्यों? उसी गांव में रहना है, तुम कहाँ भाग के जाओगी? वहीं रहेंगे, सब चीज़ें सहन भी करती रहती हैं और सहन शक्ति का बढ़ ज़्यादा भी होता रहता है। तुम अपने बच्चों में तमाम शक्तियों का विकास कर रहे हो, आर्थिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का, शारीरिक शक्ति का, ये सारे के सारे शक्तियों का विकास तो कुछ खाने पीने से, कुछ ग्रहण करने से हो जाएगा। लेकिन एक शक्ति है जिसका विकास कुछ ग्रहण करने से नहीं, कुछ त्याग करने से होता है, जिसका नाम सहन शक्ति है। तुमने यदि अपने बच्चों को सहन शक्ति वाला नहीं बना पाया तो अपने बच्चों के प्रति तुमने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, कमजोर बनाया है। अरे तुमने बाकी सब में जो बलजोर बना दिया वो तो तुम क्या बनाओगे, उनका पुण्य होगा, अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन सहन शक्ति नहीं बढ़ा पाए तो तुमने कोई संस्कार नहीं दिए, कोई न्याय नहीं किया। और सहन शक्ति बढ़े कैसे? सहन शक्ति के घटने का ही प्रतीक है कि छोटा परिवार हम देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार, समय ज़्यादा हो गया। अभी AI की बात चल रही है, कालिदास अभी शाखा पर ही बैठा है, काट रहा है। कैसे इसका ठीक ठाक होगा? कल से अगस्त प्रारंभ होगा, भारत की बात भी अपन करेंगे और भारत में रहने वालों की बात भी अपन करेंगे। लेकिन सोचो, ये बातें जो आपके लिए कई बार न्यूज़ चैनल पर भी देखने को नहीं मिलती होंगी, पुस्तकों में ही पढ़ने को नहीं मिलती होंगी, यदि गुरुओं के माध्यम से सुनने और पढ़ने को मिलती हैं तो गुरु आएंगे कैसे? हम निवेदन करेंगे महाराज जी आ जाएंगे, तुम्हारे निवेदन से नहीं आए, क्योंकि निवेदन करने तो भारतवर्ष की सारी समाजें आचार्य महाराज के पास गई थी। लेकिन बताओ आचार्य महाराज ने किन स्थानों पर अपने शिष्यों को भेजा है? सिर्फ उन्हीं स्थानों पर भेजा है जहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त प्रयोग चल रहे हैं। और यदि आपका ये प्रयोग नहीं होता तो क्या कोई साधु आते? और साधु नहीं आते तो तुम्हारे लिए ऐसे रहस्यमयी रहस्य उद्घाटित हो पाते? नहीं हो पाते। तो क्या तुम्हारे बच्चों की भविष्य की चिंता तुम कर पाते? नहीं कर पाते। तुम्हारे भविष्य में यदि कुछ और ऐसी भ्रांतियां छुपी पड़ी उनको तुम पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। मतलब इन सब को मैंने आसान बनाने का जिम्मा लिया है, तो उसी दान के माध्यम से लिया है जिसको हम या तो कर चुके हैं अथवा करने की तैयारी में हैं। इसलिए दान ही है जो आपके पूरे के पूरे जीवन के योगदान के लिए कारण बन रहा है। बात आ गई ना दान की? वाणियों की बारात है, अंत तक पहुंची जाती है। समय पूरा हो गया। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। हाँ, और जितने भी जो मंदिर में शांतिहारा होती है, सभी 7 दिनों में 7 मंदिरों में, अब जिनके संकल्प पत्र भर चुके हैं उनका नाम लोग तो हो गया। अब जो पुण्यानुभूति करेंगे अथवा नए और रह गए हैं वो संकल्प पत्र भरेंगे, उन सब का भी नामोच्चारण महाराज के मुख से होगा। ऐसा सब मंदिरों में हम पहले कह दिए हैं और आप सबको भी कह दिए हैं। इसलिए अपनी अपनी जल्दी जल्दी पुण्यानुभूति करें ताकि आपका भी नाम आए और जितना हो सके इस चातुर्मास में आप अपने
भार मुक्त होने का प्रयास कर पाएँ, दूसरों के लिए आदर्श बने और अपने धर्म को सदुपयोग लगाने के लिए सहभागी बने। और ये मत सोचना कि जब शिखर बनेगा तब हम जमा करेंगे ताकि हमारा पैसा शिखर में लग पाए। अरे जो फाउंडेशन में जमा करना जानता है वही वो आधारशिला बनता है जिसके माध्यम से शिखर उस पर टिक पाता है। कुछ लोग हैं इस भ्रांति के कि अभी तो फाउंडेशन बनी है, अभी तो शुरुआत पत्थर लगेगा, जब शिखर बनेगा तो हम पूरा जमा करेंगे ताकि हमारा पैसा तब लग जाए। हो सकता है जब तुम जमा करो तो तुम्हारा पैसा शिखर में नहीं लग पाए, पूरा मंदिर बनने के बाद वहाँ की सफाई की व्यवस्था में लग पाए।